2 एंड 6,0। तो ये 2 पॉइंट की मदद से ये लाइन को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और सिमिलरली ये 2 पॉइंट अगर हम ग्राफ पेपर पे कनेक्ट करते हैं तो हमें इस लाइन का भी ग्राफ मिल जाएगा। Hello and welcome to our YouTube channel The Podmas. Today we are going to learn pair of linear equation in 2 variables for CPSC class 10. So in this single short video we'll learn all theory concepts step by step and we'll also solve some problems from your NCERT textbook. और इस वीडियो का सभी डिस्कशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश से मिक्स रहेगा क्योंकि सभी लोग इसको पूरा अच्छे से समझ पाए। और इस वीडियो को देखने से पहले पॉलिनोमियल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के नीचे जो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप पॉलिनोमियल्स का वीडियो देख सकते हो या फिर इसका प्लेलिस्ट मैथ्स का चेक कर सकते हो। और उसी के साथ आपको इसके फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के और वो मैंने खुद से बनाए, तो जाओ उसको डाउनलोड करो। और बची बात इस चैप्टर की, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल है, वहां पे आप मुझे ईमेल भेज सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और जैसे हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका एक रोड मैप सेट करते हैं और उसी तरह हमने इस चैप्टर का भी रोड मैप यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ये पूरे चैप्टर में। कौन से? एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। और ये जो सेकेंड पॉइंट है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम अलजेब्राइक मेथड पढ़ेंगे और लास्ट में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये 4th पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे देखो ग्राफिकल मेथड में हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं, एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। और ये जो अलजेब्राइक मेथड्स है इसमें हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस सेक्शन मेथड। तो वीडियो को एक बार पॉज करो, आपने आपके नोटबुक में ये सारा रोड मैप एक बार लिख के ले लो ताकि आपको ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका एक्सरसाइज 3.1 कवर हो जाएगा। ये जो सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा एक्सरसाइज 3.2 कवर हो जाएगा। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा, ये देखो ये जो ए पॉइंट है इसमें एक्सरसाइज 3.3 कवर हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 3.4 कवर हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 3.5 और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें हमारा एक्सरसाइज 3.6 कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, हर एक पॉइंट हम पूरा स्टेप बाय स्टेप और उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके वो पूरा अच्छे से समझ लेंगे। तो ठीक है, तो एक बार ये कॉपी कर लो और इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसी इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जो पिछला चैप्टर था जो कि था आपका पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो अभी ये बस एक ही इक्वेशन है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें ऐसे 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और उसको हमें सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो पहले हमें अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया। अभी इस एग्जाम्पल को देखो, हमें क्या करना है, ये जो
पर्टिकुलर इक्वेशन है, हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करता है वो हम अभी देखेंगे। देखो, ये जो भी इक्वेशन होता है उसका x और y यहाँ पे लिख दो। ये a ये 3 है और ये b 2 है और ये c 12 है। तो अभी यहाँ पे इसको ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले हमें 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट जैसे ही मिल जाएंगे हम वो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो हमें इसका स्ट्रेट लाइन करके एक मिल जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सा है? इस इक्वेशन में पहले हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है। अगर हम इसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2y इक्वल टू -12। तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा -6। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू मुझे -6 मिल जाएगा। तो मैं यहां पे -6 लिख देता हूं। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट मुझे मिला xy, वो मैं वहां पे ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूं। और हमें इसके साथ दूसरा भी एक पॉइंट चाहिए। तो वो दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा? अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो पूरा 0 बन जाएगा। 3x इक्वल टू -12 और x बन जाएगा -4। तो x अगर 0 है तो y अगर 0 है तो x का वैल्यू -4 है। तो देखो, अभी हमें यहां पे 2 पॉइंट्स मिल गए x y। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? 0, -6 और -4, 0। तो देखो, अभी हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले तो हम यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे? 0 और -6। तो 0 और -6, देखो -6 यहां पे आएगा, इसके भी नीचे आएगा। तो ये -6 यहां पे आ गया। 0 -6, 0 मतलब x का पॉइंट और -6 ये y एक्सिस पे आ जाएगा। और सेम उसी तरीके से ये -4 और 0, इसको कहां पे लिखेंगे? -4 और 0, ये वाला पॉइंट है। तो मैं यहां पे फट से यहां पे मार्किंग कर देता हूं। ये है -4 0 और ये वाला पॉइंट है 0, -6। और अगर मैं इस 2 पॉइंट्स को अभी कनेक्ट कर दूं तो मुझे ये जो इक्वेशन है इसका स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा? देखो, अभी ये मैं सीधा ऐसे इसको कनेक्ट कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का बना है। तो इसको मैं लिख देता हूं। ये लाइन है हमारा 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो हम एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार आप पढ़ लो। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल घबराना मत। इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं। वो 2 स्टेटमेंट के मदद से हमें 2 पेयर ऑफ इक्वेशन मिलते हैं। वो कैसे? तो हम अभी देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखो, तो पहले तो आफ्ताब और उसके डॉटर का हमें क्या करना है? एज एज्यूम करना है। वो कैसे करेंगे हम? लेट अस अज्यूम एज ऑफ आफ्ताब बी x and age of daughter
बी वाई। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहले स्टेटमेंट में ये दिया है कि 7 years ago मीन्स x माइनस 7, आफ्ताब का एज 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू दैट इज 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर एट दैट टाइम। तो डॉटर का भी एज 7 साल पहले क्या बन जाएगा, y माइनस 7, सो इट विल बी x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये बन गया इक्वेशन 1। अभी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिया है, 3 years from now आफ्ताब एज विल बी 3 times as his daughter, so it will be x plus 3 equal to 3 into y plus 3। तो अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये बन गया इक्वेशन 2। अभी हमने पढ़ा था अगर हमें इक्वेशन दिया रहता है तो उसको ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, ये तो दो इक्वेशन हमने क्वेश्चन से बना लिए, अभी हमें इसे बस ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो x1 y1 x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2 x2 y2, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y विल बी -42 डिवाइडेड बाय -7, सो इट विल बी +6। तो y1 मुझे मिल गया 6। अगर मैं y1 का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे x का वैल्यू -42 मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा 0,6 और ये बन जाएगा -42,0, ठीक है। अभी सिमिलरली हमें यहां पे x2 का वैल्यू 0 पुट करना है, तो y2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इट विल बी -2। तो ये मिल गया हमें -2। अभी इसके साथ हमें y का वैल्यू भी यहां पे 0 पुट करना है, तो ये भी कर लिया। अगर y 0 करते हैं तो x मिल जाएगा 6। तो हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए 0, -2 एंड 6,0। तो ये दो पॉइंट की मदद से ये लाइन को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और सिमिलरली ये दो पॉइंट अगर हम ग्राफ पेपर पे कनेक्ट करते हैं तो हमें इस लाइन का भी ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ग्राफ में देखो, ये लाइन ये ऊपर वाला लाइन है और ये जो लाइन है ये नीचे वाला लाइन है। अगर इसको हम इन दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो जाके 42 और 12 में कनेक्ट करते हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आई होप कि इसी तरह आपको एक्सरसाइज 3.1 समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से हमारा पहला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। अभी हम हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो की है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये दो लाइंस का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन है क्योंकि दो लाइन कोइंसाइड हो रही है और यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस में कहीं पे भी ये कहीं पे मीट ही नहीं कर रही है, तो इनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अभी हमें ये डिफरेंट केसेस देखने हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस 2 क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस और केस 3 क्या है, पैरेलल लाइंस। ये तीनों केस में हमें इन तीनों का सॉल्यूशन देखना है, इनका सॉल्यूशन कैसे होता है और वो हमें चेक करना है ग्राफिकल मेथड से। और उसका एक अलग से ट्रिक भी है, वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, वो कैसे देखना है हम पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलो फिर, तो
सबसे पहले हमारा केस 1 लेते हैं। केस 1 में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। ये पहला लीनियर इक्वेशन है, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। इसमें ये दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और मैं ये दो लाइंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं और ये दो लाइंस अगर कहीं पे इंटरसेक्ट होती है तो इन दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये तो हमें ग्राफ से पता चला कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, दीज टू लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो ये एक ही यूनिक सॉल्यूशन है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो अभी कोइंसिडेंट लाइंस में देखते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उसी के ऊपर मैंने ये दूसरा लाइन भी ड्रॉ किया, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और यहां पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये याद रखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है दो लाइंस के बीच में, और ये पॉइंट भी कॉमन है क्योंकि लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सपांड होता है। तो इसी वजह से ये कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और उसी प्रकार पैरेलल लाइंस में देखो, ये दो पैरेलल लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं होते, तो इंटरसेक्ट नहीं होते इसीलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, सो नो सॉल्यूशन। तो हमें ये तीन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए। तीन केसेस में अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, और अगर पैरेलल लाइन है तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ओके, तो आप मुझसे पूछोगे ये ग्राफ से तो हमने ड्रॉ किया, पर इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक है या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम बस इक्वेशन देख के बता पाए वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस है, या ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है? हाँ, वैसे हमारे पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सा है, अगर हमें बस ये दो इक्वेशन दिए रहेंगे, ये दो इक्वेशन बिना ग्राफ ड्रॉ किए, beforehand we can know that these two lines are intersecting lines and the condition is a1 by a2 should not be equal to b1 by b2, and the condition for coincident lines is a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। अगर ये तीन रेशियोज इक्वल आते हैं तो हम इन दो इक्वेशन को, ये दो लाइंस को बोल सकते हैं ये दो कोइंसिडेंट लाइंस है। और पैरेलल लाइंस का कंडीशन ये है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and these two are not equal to c1 by c2। तो ये तीन कंडीशन है। तो आप क्या करो, आपके नोटबुक में ये पूरा वीडियो पॉज करके लिख के ले लो और इन कंडीशंस का एप्लीकेशन कैसे करना है और ये ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं और ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम में समझेंगे। ठीक है, तो अब अभी हम हमारा एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ लो। हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन ये है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो। उस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए, तो दो स्टेटमेंट के मदद से हमें दो अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगे। वो कैसे, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो देखो, तो लेट द नंबर
ऑफ बॉयज बी x, x का नंबर हमने बॉयज का नंबर हमने x एज्यूम किया, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो सॉरी, ये 7 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी हमें 2 इक्वेशन मिल गए, तो 2 इक्वेशन की मदद से हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये 2 ग्राफ, ये तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइंस है, तो अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट होती है तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 y1 x1 y1 ऐसे चार्ट बनाना है। पहले ये चार्ट में पहले x1 का वैल्यू 0 पुट करना है, तो y1 का वैल्यू हमें 10 मिल जाएगा, तो ये बन गया 0,10। सिमिलरली अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं और x1 क्या मिल जाएगा, फिर अगर y मैंने 0 पुट किया तो x1 क्या मिल जाएगा, वो भी 10 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 10,0। तो आई होप कि आपको ये अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हम टेबल कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे ये इसमें देखो x2 y2 x2 y2, तो पहले x2 का वैल्यू 0 पुट करना है। यहाँ पे अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो -y इक्वल टू -4, तो y बन जाएगा 4, तो y 4 आ गया। अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,4 और -4,0। तो आपको पता है कि ये 2 पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पेपर पे ज्वाइन करता हूं तो मुझे ये लाइन मिल जाएगी, ये लाइन ये इससे मिल जाएगी, और ये लाइन, ये 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन मिल जाएगी। तो वो ग्राफ में देखो, ग्राफ में ये 2 लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 3,7 है, इक्वल टू 3,7। और हम सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब हमें x का वैल्यू 3 मिला और y का वैल्यू 7 मिला, मतलब number of boys that took part in the quiz is 3 and number of girls that took part in quiz is 7. So I can write here number of boys equal to 3 and number of girls equal to 7. तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप एक बार पढ़ लो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. So I have written 2 equations here, so we need to verify whether these 2 lines are parallel, coincident or they are coinciding. Yes, so for that we have seen this equation a1/a2. We need to find these 3 ratios, a1/a2, b1/b2 and c1/c2. Okay, so from here we know the standard form. What is the standard form? a1x plus b1y plus c1
इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है 5, सो आई कैन राइट 5 डिवाइडेड बाय a2 7, b1 क्या है -4 डिवाइडेड बाय b2 क्या है +6, तो ये बन गया 2 बाय -2/3 इक्वल टू c1 क्या है, c1 है हमारा 8 डिवाइडेड बाय c2 है -9। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो फर्स्ट रेशो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और हमने ये पर्टिकुलर कंडीशन पढ़ा था पिछले चार्ट में। वो कंडीशन क्या कहता है, इफ a1 एंड a2 इज नॉट इक्वल टू b1 एंड b1 डिवाइड बाय b2, देन वी कैन से दीज टू लाइन्स आर intersecting lines. So I can write here these pair of linear equation are intersecting लाइंस। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी इसका जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो हम अभी देखेंगे। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, हमें इसमें फिर से वही निकालना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a1/a2 लगता है, b1/b2 भी लगता है एंड c1/c2। तो ये देखो, ये दोनों के दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a1 और a2 क्या है 9 डिवाइडेड बाय 18, b1/b2 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड c1/c2 क्या है 12 डिवाइडेड बाय 24। तो अभी देखो 9/18 मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 1/2, 3/6 ये भी बन जाएगा 1/2, और ये 12 डिवाइडेड बाय 24 ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1/2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ये तीनों रेशो इक्वल है। मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और याद करो जो हमने टेबल देखा था, ये कंडीशन कब था, when two lines are parallel. So I can write this pair of linear equation are पैरेलल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 और c1/c2, और अकॉर्डिंग जो हमने 3 कंडीशन पढ़े थे वो टेबल में से, तो आपको चेक करना है कि ये कौन सा कंडीशन मीट कर रहा है। अगर वो कोई भी कंडीशन मैच करता है तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो थर्ड प्रॉब्लम वो आपको खुद को सॉल्व करना है, ये सेकंड प्रॉब्लम का। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो हम अभी एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो अभी आप सोचोगे ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट मतलब जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होते हैं या फिर
वो कोइंसिडेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जो लाइंस पैरेलल होते हैं उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो आप वो चार्ट में देख सकते हो। अभी हम उसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम अभी देखेंगे। तो अभी ये जो पहला सब क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, हमें इसको क्या करना है? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ हमें पहले क्या करना है? हमें इसमें ये निकालना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये रेशियो चाहिए होंगे। ये तो हर जगह हम देख ही रहे अभी रेशियोज, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो इसमें देखो a1 क्या है? 3/2, ये क्या है? -2/-3, -2/-3, और c1/c2 क्या है? -5/-7। तो क्लियरली देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is coincident, not coincident, they are intersecting lines. Yes, so therefore given pair of linear equation is intersecting lines. ठीक है, तो ये कंडीशन से हमें पता चला कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पर हमें अभी तक ये पता चला कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो जो हमने टेबल देखा था वो टेबल एक बार देख लो। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent. ठीक है, तो इसके बाद हम अभी इसका सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे। चलो फिर से हमें सेकेंड क्वेश्चन में चेक करना है कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तब भी चलेगा क्योंकि हम उन दोनों का रेशियो लेते हैं, बट एनीवे विल गो बाय द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहां पे देखो ये बन जाएगा 2/4, ये बन जाएगा -3/-6 और ये बन जाएगा -8/-9। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके? 1/2, ये भी बन जाएगा 1/2 और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये दो रेशो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट दीज टू रेशियोज आर नॉट इक्वल टू c1/c2. So that is why we can conclude that these pair of linear equations are parallel lines. Yes. So given pair of linear equation is parallel lines.
सो दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड, वो फिर से एक बार टेबल देख लो, अगर पैरेलल लाइंस रहती है तो हम उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. सो गिवन पेयर ऑफ linear equation are inconsistent. तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अभी इसके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 के जो सब क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसे ही होगा, थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो अभी इसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. उसके बाद हम सीधा जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था जो रोड मैप का, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे. चलो फिर, तो हम अभी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन 5 क्या है एक बार आप पढ़ लो. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज whose length is 4 more than its breadth is 36 मीटर. मतलब हमें यहाँ पे पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर 36 दिया है और उसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर से ज्यादा है, और हमें उस गार्डन के डायमेंशन निकालने मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है. और वो कैसे करेंगे हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है. ठीक है, पहले हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं. इक्वेशन फ्रेम करते समय हमें हाफ द पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो इसका हाफ मेजरमेंट हमें कितना दिया है 36. यस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 36. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और हमें दूसरा एक उसमें स्टेटमेंट है, वहां से हम दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 4 मीटर. तो ये दूसरा स्टेटमेंट था, तो इसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, L माइनस बी इक्वल टू 4. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. तो ये जो 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन के मदद से हम क्या करेंगे, हम अभी इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स लगते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये L है B, तो L1 B1 L1 B1. तो देखो अभी, तो सबसे पहले L1 0 पुट करेंगे तो B1 क्या आ जाएगा 36, और B0 पुट करेंगे तो L1 क्या आ जाएगा 36. मतलब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,36, और ये पॉइंट हमें मिल गया 36,0. और इसी के साथ सिमिलरली हमें इसके भी ऐसे ही निकालने हैं, L1 B1 L1 B1. तो इसमें देखो यहां पे पहले 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहां पे अगर 0 पुट करते हैं तो b का वैल्यू -4 आ जाएगा. अगेन b का वैल्यू यहां पे 0 पुट करना है, तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा 4. तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है. तो इसके बाद यहां पे 2 पॉइंट्स मिल गए, 0, -4 और 4,0. अगर ये जो 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स है, इनको हम इस ग्राफ पेपर पे कनेक्ट करें तो हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करें ग्राफ पेपर पे तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. और ये 2 लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा सॉल्यूशन है, वो कितना है 20 और 16. मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, वहां पे ग्राफ में देखो ये 2 लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा सॉल्यूशन है. मतलब L, B इज इक्वल टू 20,16. मतलब क्या हुआ,
लेंथ जो है हमारी 20 है और ब्रेड जो है हमारा 16 है। तो यही तो हमें चाहिए था और यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज आपसे मिस हो गई या कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे लो और फिर से देखो, तो इस तरीके से आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अभी स्टार्ट करेंगे। चलो फिर। तो प्रीवियसली हमने ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था। अभी हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी अलजेब्राइक मेथड्स में 3 डिफरेंट मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और लास्टली वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन सभी मेथड्स को हम पूरा अच्छे से समझेंगे और इसके समझने के बाद एक एक इसमें से सब में से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर। तो हम अभी अलजेब्राइक मेथड में से जो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, उसमें से y और x इन दोनों में से किसी एक टर्म को आइदर x और आइदर y उनको राइट साइड में भेजते हैं और वो जो x का वैल्यू होता है वो इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। वो कैसे करना है ये हम एक्सरसाइज 3.3 का जो आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 क्या है आप एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब ये दोनों का हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कैसे करना है हम अभी देखते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको नंबरिंग करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसमें y को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा और ये x को राइट साइड ले लूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14 माइनस x। तो ये मिल गया हमें। अभी इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये जो y का वैल्यू यहां से मिला है हमें इसको कहां पुट करना है, यहां पे। वो कैसे करेंगे, देखो ये जो x है x ऐसे लिख दिया, माइनस y का वैल्यू, ये जो y का वैल्यू है इसको यहां पुट करना है। तो वो बन जाएगा 14 माइनस x इक्वल टू 4। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद क्या होगा, x इसको सॉल्व करना है, माइनस 14, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस x इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू, ये 14 इस तरफ आ जाएगा, ये बन गया 18 और फाइनली x का जो वैल्यू है ये हमें आ गया 9। तो x तो हमें मिल गया। अभी हमें y भी निकालना है। y कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन 3 से निकालेंगे। सो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी नो y इक्वल टू 14 माइनस x और यहां पे x का वैल्यू अभी कौन सा पुट करना है, 9। तो ये बन जाएगा 14 माइनस 9, सो इट विल बी 5। तो y का भी वैल्यू मिल गया और हमें सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या होता है, ये x और y ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, 9 और 5। अगर आप ये दोनों ग्राफ पे अगर ड्रॉ भी करते हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ जाएगा, x और y। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन को, और x, y इज इक्वल टू, ये बन गया 9, 5। तो ये हमारा आंसर बन गया। अभी इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग, तो आपको ये पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 का 4th क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमें 2 इक्वेशन मिले जहां पे डेसिमल पॉइंट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो अभी हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे
वो कैसे करेंगे डेसिमल पॉइंट को रिमूव? दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कौन सा नंबर रहेगा? कैन यू गेस? इट्स 10। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 इंटू 10। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट बस इस तरफ शिफ्ट करना है। तो इस तरफ शिफ्ट करना है तो मुझे बस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली हमें ये इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड ऑन RHS एंड ऑन LHS। सो दिस इक्वेशन वुड बिकम 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। और जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आइदर x या फिर y, ये दोनों में से एक को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को राइट साइड में भेजते हैं। और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल y को हमने LHS में रखा और ये x को इस तरफ भेजा, तो जो y का वैल्यू होता है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो हमने अभी देखा है। तो इस सिचुएशन में भी हम सेम करेंगे। सो आई कैन राइट लाइक दिस। सो इट विल बिकम 2x plus 3y. Let me write this whole equation. So this should become 3y equal to 13 minus 2x. और इसके बाद ये 3 भी इस तरफ हम ले सकते हैं, तो 3 को भी यहाँ डिवीजन में लिख दिया। तो अभी ये जो y का वैल्यू है वो हमें कहाँ पे पुट करना है? ये y का वैल्यू हमें यहां से मिला इक्वेशन 1 से, ये हमारा इक्वेशन 1 था, और ये जो y का वैल्यू मिला वो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे? लेट मी इरेज दिस। तो ये बन जाएगा, लेट्स पुट, call this as a equation number 3. Let's put value of y in equation 2. ठीक है, तो अभी इसमें जाएगा 4x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 minus 2x divided by 3 equal to 23 सो यहां तक हमें x मिला। अब इसको हम पूरा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये क्या बन जाएगा? 12x, 4 3 12, 12x प्लस ये बन जाएगा 13 5 65 माइनस 10x होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 23। तो अभी ये 3 इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस 65, ये बन जाएगा इक्वल टू, ये 3 इंटू 23 क्या होगा? 3 3 9 और ये बन गया 69। तो अभी ये 65 ये LHS में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 69 माइनस 65 इट विल बी 4। सो 2x इक्वल टू 4 एंड अल्टीमेटली x इक्वल टू 2, क्योंकि ये 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें x का वैल्यू 2 मिल गया। तो ठीक है, हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी और बचे हुए आधे पार्ट में हमें क्या करना है? ये x का वैल्यू
ये जो x का वैल्यू मिला है इसको हमें यहां पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में. सो आई विल राइट हियर, लेट्स पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3. तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू यहाँ पे 2 मिला था डिवाइडेड बाय 3. तो ये बन जाएगा 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3. तो ये बन गया 13 माइनस 4 9 डिवाइडेड बाय 3. तो आंसर मिल गया 3. तो यही तो हमें चाहिए. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर equations. So this is our answer and we can also write this answer in this format: x comma y equal to 2 comma 4 2 comma 3. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. तो आई होप कि इसी के साथ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी इसके साथ हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे इसी एक्सरसाइज से, तो आपको ये मेथड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. ठीक है, चलो फिर. तो हम अभी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. For the distance of 10 km, the charges paid is rupees 105, and for the journey of 15 km, charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग आंसर निकालने हैं. ठीक है, पहले हमें फिक्स चार्ज निकालना है, फिर चार्ज पर किलोमीटर निकालना है. उसके बाद अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसके कितने चार्जेस होंगे ये भी निकालना है. ठीक है, तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना मत. हमें क्या करना है? हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, उससे इक्वेशन 1 निकालना है. सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के सेकंड इक्वेशन निकालना है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. वो कैसे करना है अभी देखते हैं हम. तो पहले कंडीशन में क्या दिया था हमें निकालना है फिक्स चार्ज और charge per kilometer. So let us assume fixed charge be x and charges per kilometer be y. तो पहला जो हमारा कंडीशन था उससे हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा. वो कैसे? अगर हम कोई 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसके चार्जेस थे 105. तो ये बन जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 इंटू वाई इक्वल टू 105. तो ये इक्वेशन 1 मिल गया हमें. सिमिलरली अगर कोई 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसके चार्जेस क्या बन जाएंगे? फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू वाई चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू वो कितना था 155. तो हमें दो इक्वेशन मिल गए. तो दो इक्वेशन मिल गए, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. वो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड? देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे मॉडिफाई करेंगे? x इक्वल टू 105 माइनस 10y. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. और ये इक्वेशन नंबर 3 को हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में. सो लेट्स डू दिस. सो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं अगर इसमें पुट करता हूं, ये जो x का वैल्यू है इसको मैं यहां पुट करूंगा
तो ये बन जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये बन जाएगा ऐसे, ये 105 RHS में चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 50, और माइनस 10y प्लस 15y ये बन जाएगा 5y। तो यहां से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा 10, और ये y क्या है हमारा चार्जेस पर किलोमीटर। तो हमें क्या मिल गया, चार्जेस पर किलोमीटर y इक्वल टू 10 मिल गया। ये रुपीज है, इसका यूनिट क्या है रुपीज। तो हमें अभी क्या निकालना है, फिक्स चार्जेस निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इसको इक्वेशन 4 बोल दो। सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। तो ये करते हैं हम फट से। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू यहां पे 10 है, तो ये बन जाएगा 105 माइनस 100। सो फाइनली x इक्वल टू 5। तो हमें ये जो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज कितना है ₹5, 5 रुपए, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपए, ठीक है। तो हमने ये दो तो निकाल लिए। अभी क्वेश्चन में हमें एक और पूछा था, जो कि था अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसको कितना फेयर देना पड़ेगा, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो वो हम ऐसे निकालेंगे। तो वो बन जाएगा, उसका फेयर हो जाएगा फिर x प्लस 25y, और x और y की वैल्यू हमने पहले निकाल दिए। x का वैल्यू 5 यहां पे रखेंगे और 10 का वैल्यू वहां पे। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये बन गया 250 प्लस 5, तो ये बन गया ₹255। तो हमने दोनों के दोनों आंसर निकाल दिए। आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, जो कि एलिमिनेशन मेथड, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम अलजेब्राइक मेथड में से सेकेंड मेथड था एलिमिनेशन मेथड, उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले वाला मेथड हमने जो पढ़ा था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो कैसे यूज करना है वो हम एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से देखेंगे, जो कि है आपका एक्सरसाइज 3.4। इसमें हमें ये दो इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो वो कैसे निकालना है उसके लिए कुछ स्टेप्स है। वो कैसे स्टेप्स है देखो। अभी ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन में हम करते हैं ये किसी भी एक आइदर x या y को एलिमिनेट करते हैं। वो कैसे एलिमिनेट करना है, उससे पहले हमें किसी भी दो वेरिएबल्स का, इन दोनों में से किसी भी एक का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम आइदर x का कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं या फिर y का कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। उसके लिए मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 इंटू 2 10। ये 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो
ये हमारा बन गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, ये भी हो गया हमारा। अभी देखो, अभी इस x का और इस x का ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन देखना है। यहाँ पे 2x का साइन प्लस है, यहाँ पे भी 2x का साइन प्लस है। तो हमें अगर इसको एलिमिनेट करना है तो इस पूरे इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमें सबट्रैक्ट करना है। तो वो कर लेते हैं हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो वो सबट्रैक्शन कर लेते हैं, इसको इससे सबट्रैक्ट करना है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अभी देखो, अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आपको थोड़े साइन चेंज करने हैं। यहां पे माइनस है तो ये 2x का जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन इस माइनस साइन की वजह से माइनस हो जाएगा, और ये 10 का जो प्लस साइन है वो क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो अभी देखो, ये प्लस 2x माइनस 2x ये दोनों कट गए, माइनस 3y माइनस 2y ये क्या बन जाएगा, माइनस 5y। देखो क्योंकि साइन दोनों के सेम है, माइनस 3y माइनस 2y, तो ये बन जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 मतलब माइनस 6। तो आई होप कि आपको ये साइन चेंज करना पता होगा। अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट में मुझे बोल दो, मैं इसके ऊपर सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। तो ये y बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। तो y तो हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको यहां पे पुट करेंगे इस इक्वेशन पे। तो वो कर लेते हैं हम, पुट y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 6 बाय 5 equal to 5, then it would be x equal to 5 minus 6 by 5। तो ये क्या बन जाएगा, 25 minus 6 19 divided by 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, x equal to 19 by 5 और y equal to 6 by 5। तो इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। तो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। हम इसका एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 आप एक बार पढ़ लो क्या है। फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ब्रैकेट इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसका पहले हमें फ्रेम करना है इक्वेशन और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator and 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले दो इक्वेशन फ्रेम करने, वो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हमें क्या बताया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हमें निकालना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले उनको एक्स वाई एज्यूम कर लो। तो let us assume numerator be x
एंड डिनोमिनेटर बी y। तो अभी देखो हमें क्या करना है, पहले कंडीशन से, पहले कंडीशन क्या है, अगर हम न्यूमरेटर में x में अगर 1 ऐड करते हैं और ये डिनोमिनेटर है इससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, तो ये भी लिख दिया हमने। तो इसको रीअरेंज कर दो तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 2 मिल गया, सॉरी ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो आप अभी सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारा, x डिवाइडेड बाय y, यह हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। मतलब ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है ये वाला। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, x डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इक्वल टू 1/2, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1। तो रीअरेंज कर दो टर्म्स को, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, ये और ये। अभी हमें इन दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, आइदर x का कोएफिशिएंट सेम करते हैं या फिर y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। आप अगर इन दोनों इक्वेशन में क्लोजली देखोगे तो x का सेम नहीं है, पर y का देखो, y का कोएफिशिएंट -1 है और यहां पे भी y का कोएफिशिएंट -1 है और यहां पे भी -1 है। तो हम सीधा इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं और सबट्रैक्ट करके हम y को एलिमिनेट कर देंगे और हमें बस जो वैल्यू मिलेगा वो x का मिलेगा। तो वो कैसे होगा, देखो अभी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो वो कर देते हैं हम अभी सबट्रैक्शन फट से। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और -2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये सबट्रैक्शन कैसे करता है, देखो यहां पे माइनस साइन है और यहां पे 2x का साइन क्या है, 2x का साइन प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाई ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है 1 का, मतलब ये क्या है, +1 है, तो ये बन जाएगा -1। तो ये कट हो जाएगा और x माइनस 2x क्या बन जाएगा, -x इक्वल टू -2 -1 -3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3। दिस इज आवर हाफ आंसर। अभी हमने बस ये क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया है। अभी x का वैल्यू निकालने के बाद हमें y का भी वैल्यू निकालना है। x क्या है, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, y। ठीक है, तो मैं यहां पे y का वैल्यू निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2 और इसमें हमें
ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यही इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दिया है, और ये जो x का वैल्यू है हमें अब इसमें पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये x3 है तो यहां पे 3 लिख दिया, माइनस y इक्वल टू -2, सो इट विल बी -y इक्वल टू ये -5 बन जाएगा, और अल्टीमेटली y 5 मिल गया। तो हमें xy मिल गया, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन मतलब इस फॉर्म में आंसर लिखना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन बन जाएगा x डिवाइडेड बाय y, और x का वैल्यू भी हमें और y का वैल्यू भी मिल गया, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। दिस इज योर final answer. So with this, I hope you understood this elimination method. We are going to solve another problem. So with that, you'll have a complete knowledge of this particular method, which is elimination method. Okay, so let's do it. तो अभी हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मतलब मीना क्या गई है, बैंक में गई है, उसको कितने रुपीस विड्रॉ करने हैं, उसको 2000 रुपीस विड्रॉ करने हैं, और उसने कैशियर को क्या बोला है, मुझे बस 50 और 100 के नोट चाहिए, और मीना को टोटल नोट कितने मिले, 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। मतलब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होता है, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फ्रेम करना आ गया तो ये मेथड से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेथड एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप पूरा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 कंडीशन ऐसे ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर जिससे हम 2 इक्वेशन बना पाए। तो वो कौन से ऐसे 2 कंडीशन है, एक तो मीना बैंक में गई है, उसने 2000 निकाले, उसको 50 और 100 के नोट चाहिए, और मीना को टोटल नोट कितने मिले, 25 नोट्स, और हमें निकालना क्या है, 50 और 100 के नोट्स कितने हैं। उसके लिए जो निकालना होता है उसको हमेशा वेरिएबल एज्यूम करना है। तो लेट अस एज्यूम 50 rupees notes, number of, one second, number of 50 rupee notes be X, and number of 100 rupees notes be Y। ठीक है, तो 50 रुपीज के नोट्स कितने माने हमने, X है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज कितने, Y है, और उसको टोटल नोट्स कितने आ गए थे, उसको टोटल नोट्स 25 आ गए थे। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और उसको टोटल कितने चाहिए थे, टोटल 2000 चाहिए थे। मतलब उसके पास टोटल कितना अमाउंट होगा, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू 2000। तो ये ऐसे बन जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू, उसको टोटल 2000 मिला था। सो हमने सक्सेसफुली ये 2 इक्वेशन बना लिए। अभी हमें ये 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर x का या y का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल करना है। यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 50 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 100 है। मतलब दोनों भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, हमें बस एक का ही करना है। तो हम x को चूज करते हैं, आप y को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इन दोनों के सेम करने हैं,
तो यहाँ पे ऑलरेडी 50 है, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करना है 50। तो 50 बस x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो y को भी करेंगे और 25 को भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 इंटू 50। सो 25 इंटू 5 1250। तो ये हमारा इक्वेशन 3 मिल गया हमें। अभी हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें देखो अभी 3 फ्रॉम 1, नॉट 1, इट शुड बी 2, 3 फ्रॉम 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 and this is 50x plus 50y equal to 1250। तो देखो अभी सब्ट्रैक्शन में क्या करना है हमें, यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, वो भी कर लिया हमने। ये कट गया, 100 माइनस 50, 50y और 2000 माइनस 1250, ये बन जाएगा 750। तो ये y क्या मिला 15। ठीक है, y हमें 15 मिल गया। अभी हमें y मिला, हमें x भी चाहिए। तो x कैसे निकालेंगे, इसको मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 15, ये 15 यहां से आया, x प्लस 15, x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो फाइनली ये बन जाएगा x इक्वल टू 10। तो उसको मीना को नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने मिले 10। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 15। तो ये हमारा बन गया आंसर। सो विद दिस की आपको ये एलिमिनेशन मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट मेथड है अलजेब्राइक मेथड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम अभी देखेंगे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके वो भी पूरा अच्छे से समझ लेंगे। और इसी के साथ आपको मेरे बनाए हुए नोट्स जो है, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो मुझे आप नीचे दिए गए ईमेल पे आप मुझे ईमेल भेजो, मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर। तो हम अभी अलजेब्राइक मेथड का लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अभी हम पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता होगा, पर पिछले जो 2 मेथड्स थे उससे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बस वैल्यू पुट करने हैं। तो वैल्यू पुट करने मतलब ये इक्वेशन है, ये दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हमें इनके जो कोएफिशिएंट्स है इनका यूज करके हमने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला में बस सीधे वैल्यू पुट करने हैं। तो x का ये फॉर्मूला है और y का ये फॉर्मूला है, और इनका न्यूमरेटर बस अलग है x और y में,
बट डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन कैसे करना है हम सीधा इस क्वेश्चन में देखेंगे। और इस क्वेश्चन में जो कि है आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो कि है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये पार्ट हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ लिया था। तो मैं सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कैसे करना है वो दिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आई नो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन ही है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, इसमें सीधा हम ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलो फिर। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन और ये जो x है ये x का क्या होगा, b1 b2 c1 c2, b1 b2 ये नीचे आना चाहिए, b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2। तो देखो आप इसको बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हो। वो कैसे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का सोचो मत, जब आपको x का वैल्यू निकालना होता है तो यहां पे क्या करना है, ये x का यहां पे हाथ रख दो, b1 b2 और c1 c2। तो मैं यहां पे वैल्यू लिख देता हूं 1 2 और 5 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 a2 क्या है 2 3 और b1 b2 क्या है 1 और 2। b1 मतलब y का कोएफिशिएंट, b2 मतलब इस दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट। तो ये बन गया 1 और 2। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, ये जो है इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये जो माइनस साइन है इसको भूलना मत, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 इंटू 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मैंने यहां पे किया है सेम मैं इस जगह पे भी कर रहा हूं, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो ये बन जाएगा हमारा x इक्वल टू 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। तो हमें x का वैल्यू, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, -2 डिवाइडेड बाय -1। तो इसी का मतलब हुआ x इक्वल टू 2। तो देखो यहां पे हमने ना ही कोई कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, ना ही कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, हमने सीधा ये फॉर्मूला का यूज किया और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए और हमें x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हमें y का भी वैसे ही वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो सेम y का ये फॉर्मूला है c1 c2 a1 बाय a2 होल डिवाइडेड बाय a1 बाय a2 डिवाइडेड बाय b1 बाय b2। तो इसी का मतलब क्या हुआ, C1 A2, देखो C1 A2 माइनस C2 A1, ये माइनस साइन को कभी भी भूलना मत। इसके बाद A1 B2 माइनस साइन, उसके बाद A2 B1। तो यहां पे भी सीधा हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, C1 और A2 के वैल्यू क्या है,
ये आपका C1 है, ये C2 है, और ये A1 A2 B1 B2। हमें चाहिए C1, ये हमारा C1 है। देखो ये वाला हमारा C1 है, ये C2 है, ये A1, ये A2, ये B1 और ये B2। तो हमें चाहिए C1। C1 है हमारा 5 इंटू A2। A2 क्या है 3 माइनस C2 क्या है 8 इंटू A1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय फिर से A1 2 B2 2 माइनस A2 3 है और B1 क्या है हमारा 1। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। तो ये y आपको मिल जाएगा 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 लिखो ना लिखो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सीधा हमें x और y के वैल्यू मिल गए। अगर आप पूछोगे ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपको x चाहिए होता है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब x चाहिए तो x के ऊपर हाथ रख दो, तो क्या मिल गया b1 b2 और c1 c2 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर होता है उस समय हमें c1 c2 की जरूरत नहीं है, उस समय हमें बस a1 a2 b1 b2 की जरूरत है और दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है। और बची बात इस y की, y में यहां पे हाथ रख दो, c1 c2 यहां पे लिख दिया और a1 a2 यहां पे रख दिया। तो ऐसे करके हम इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यही था ये थोड़ा सा ट्रिक। आई होप कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा और इसके प्रैक्टिस के लिए हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो वीडियो को थोड़ा पीछे लो और फिर से एक बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक देखते रहो, ठीक है। चलो फिर अभी हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, और वो हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्या है क्वेश्चन 4 एक बार देख लो। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मतलब ये जो दो प्लेसेस है, ये प्लेस A है, ये प्लेस B है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स। और इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A। इस A पॉइंट पे एक कार है, ये कार 1 है और पॉइंट B पे कार 2 है। तो इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स, मतलब ये एक कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करती है और ये जो कार 2 है ये भी एक डायरेक्शन में स्टार्ट करती है। तो ये दोनों जाके कब मिलते हैं, आफ्टर 5 आवर्स। आफ्टर 5 आवर्स दे मीट, ठीक है। तो ये गिवन डेटा है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, दूसरे स्टेटमेंट में हमें ये बताया कि इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो वही सेम A पॉइंट B पॉइंट जो कि है 100 किलोमीटर अपार्ट, और यहां पे कार 1 है और यहां पे कार 2 है। अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और ये जो कार पिछले केस में इस तरफ जा रहा था, अब ये उल्टा जाएगा इस तरफ, और अगर ये दोनों ऐसे करते हैं तो ये कितना टाइम बाद मिलते हैं, दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, ठीक है। तो यही तो हमने क्वेश्चन से ये दो अलग अलग केस बना लिए। तो मैं इसको बोल देता हूं, ये हो गया हमारा केस 1, ये केस 1 है। केस 1 में ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये केस 2 है। केस 2 में दोनों कार एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों केसेस से दो इक्वेशन बनाएंगे और वो दो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे, हमें क्वेश्चन में बताया कि उन दोनों का स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग है मतलब, तो
और हमें निकालना भी वो दोनों कार्स का क्या करना है, हमें व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, मतलब वो दो कार्स का हमें स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी निकालना है उसको एज्यूम करते हैं। सो लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ कार 1 बी x एंड स्पीड ऑफ कार 2 बी y। ठीक है, हमने एक्स वाई एज्यूम कर लिया। अभी इन दोनों से केसेस से हमें इक्वेशन बनाने हैं दो। वो कैसे बनाएंगे हम, देखो हमें ये स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला तो हम सब ने पढ़ा है। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज हमें ये दो केसेस में करना है। वो कैसे करेंगे, देखो अभी हमें ये ए और बी का बीच में डिस्टेंस पता है 100 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं। केस 1 देखते हैं हम। केस 1 में ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है, कार 1 का डिस्टेंस बाय कार 1 इक्वल टू कार 1 का स्पीड क्या है, हमने एज्यूम किया है x एज्यूम किया है, x इंटू कार 1 कितना टाइम चल रही थी, 5 घंटा। तो ये बन गया 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x। और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, डिस्टेंस बाय कार 2, ये क्या बन जाएगा, कार 2 ने कितना ट्रैवल किया, 5 घंटा, और उसका स्पीड क्या है, y इंटू 5। तो ये बन जाएगा 5y। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस बाय कार 1 एंड डिस्टेंस बाय कार 2। अभी देखो इस कार 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5x। तो ये अगर ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं तो कार 1 का टोटल डिस्टेंस 5x है और कार 2 का टोटल डिस्टेंस 5y है। अगर मैं 5x से 5y सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो तो इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। तो ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है, अभी केस 2 देखो। केस 2 में क्या है, ए और बी के जो कार्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो कितने टाइम बाद मिलते हैं, 1 आवर। तो डिस्टेंस बाय कार 1 क्या आ जाएगा, स्पीड जो कि है x मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितना टाइम, 1 घंटे बाद मिले तो दोनों ने कितना टाइम ड्राइविंग किया, 1 घंटा किया। तो इंटू 1 मतलब x। और डिस्टेंस बाय कार 2 क्या बन जाएगा, इसका स्पीड, ये स्पीड y इंटू टाइम, कितना टाइम ट्रेवल किया, 1 घंटा। तो ये बन जाएगा y। ठीक है, और अगर सपोज A ने यहां तक आया और B यहां तक आया, मतलब ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस कितना है,
y। अगर तुम x और y को ऐड कर दोगे तो आपको 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा है, पर अगर आप ये ध्यान से समझोगे, वीडियो को थोड़ा पीछे ले लेके समझोगे, फिर से बार बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप ये एक दो बार भी देख लोगे तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो एक बार आपको फ्रेमिंग आ गया, ये मेथड आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, अभी हमें दो इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो अभी हम x और y का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने यहाँ पे x और y के वैल्यूज लिख दिए। x का ये फॉर्मूला था और y का ये फॉर्मूला था, इसमें हम बस ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। पर उससे पहले हमें इक्वेशन 1 और 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। वो कैसे लाएंगे? पहले इस इक्वेशन को देखो, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में क्या किया, ये जो बस C1 का वैल्यू था, ये जो 100 है, इसको मैंने LHS में ला दिया। तो ये प्लस 100 माइनस 100 हो गया इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। वो कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? x प्लस वाई माइनस 100। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। तो अभी हम सीधा ये फॉर्मूला का यूज करके x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। और x और y का वैल्यू मतलब क्या है? स्पीड ऑफ कार 1 और स्पीड ऑफ कार 2। तो यही तो हमें चाहिए। कार 1 का स्पीड x है और कार 2 का स्पीड y है। तो हम अभी ऐसे करेंगे, देखो x इक्वल टू b1 b2 c1 c2। तो इसमें b1 b2 c1 c2 क्या है, ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। यहां पे कोएफिशिएंट 1 है, a1 5 है, b1 भी 5 है, c1 100 है, c2 100 है, b2 कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू भी पता चल गए। तो हमें बस इस फॉर्मूला में उसको पुट करना है। वो कैसे करेंगे? देखो, तो ये बन जाएगा b1 माइनस 5, b2 प्लस 1, c1 माइनस 100 और c2 माइनस 100 होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a1 a2 5 और 1, और b1 b2 क्या है? b1 माइनस 5 और b2 है प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 100 इंटू माइनस 5। तो मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, माइनस 100 इंटू माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 100 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 1। तो ये क्या बन जाएगा? देखो मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका किया? माइनस 100 और माइनस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां पे। माइनस, ये माइनस साइन को कभी मत भूलना। इसके बाद माइनस ऑफ माइनस 100 इंटू 1। तो जैसे इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हमें इसके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही किया है, 5 इंटू 1 माइनस, ये माइनस साइन को भूलना मत, माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस 100 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा? प्लस 500। माइनस ऑफ माइनस 100 क्या बन जाएगा? प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 10। तो ये बन गया 600 डिवाइडेड बाय 10। मतलब x का वैल्यू क्या मिला हमें? 60 किलोमीटर पर
r, तो ये था कार 1 का स्पीड। तो ये तो हमने देख लिया, हमने कार 1 का स्पीड निकाल लिया। अभी हमें कार 2 का स्पीड निकालना है। कार 2 के स्पीड के लिए भी हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है। वो कैसे करेंगे देखो अभी, y इक्वल टू C1 क्या है यहां पे -100, C2 क्या है वो भी -100, उसके बाद A1 क्या है 5 और A2 क्या है 1 होल डिवाइडेड बाय, अभी देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मतलब यहां पे 10 आया है तो नीचे भी इसके 10 ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा -100 इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 माइनस ऑफ -100 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या बन जाएगा -100 प्लस -100 इंटू 5 -500 माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो दैट विल बी +500 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बन गया 100, दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाय 10। सो फाइनली हमें y का आंसर क्या मिला, ये 0 0 कट हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने दोनों कार के स्पीड्स निकाले, वो कितना था, कार 1 का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और कार 2 का स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 90% ऑलमोस्ट 95% ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। तो आपने अगर यहां तक पूरा अच्छे से वीडियो को देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गिव योरसेल्फ सम पैकिंग। ओके, तो अभी हम इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पॉइंट है वो समझेंगे और इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर। तो अभी इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है जो कि है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम देखेंगे। इसमें देखो ऐसे इक्वेशन दिया रहता है, इससे पहले x ऊपर था, अभी x क्या है डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बहुत ही इजी ट्रिक है, वो बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया तो इसके बाद आप ये इक्वेशन को किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। हमने ग्राफिकल मेथड देखा, हमने अलजेब्राइक मेथड में 3 मेथड देखे। कौन से मेथड थे वो, पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड हमने एलिमिनेशन मेथड देखा और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा। तो इन चारों में से आप किसी भी मेथड का यूज करो। हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। वो मॉडिफिकेशन कौन सा है, देखो अभी ये जो 1/x है तो इसको मैं 1/x को m पुट कर सकता हूं और ये जो 1/y है इसको मैं n पुट कर सकता हूं। तो ये तो हमने एज्यूम किया है दिस इक्वल टू m, दिस इक्वल टू n। तो मैं यहां पे सीधा क्या कर दूंगा, देन इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, देन इक्वेशन 1 एंड 2 becomes ये 1/x को हमें m लिखना है तो m डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। तो ये भी नीचे का डिनोमिनेटर हटा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये 3m प्लस 2n इक्वल टू 6 इंटू 2 12। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 12 आ गया। तो इसके बाद सिमिलरली ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका भी लगभग कुछ ऐसे ही बनेगा। देखो अभी m/3 प्लस n/2 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2m प्लस 3n डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 13/6। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका, नहीं ये 1 2 है ना, तो ये 3 4 बन जाएगा। तो 2 इक्वेशन मिल गए, तो आप आपके पसंद के कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो, m का 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस m के जो कोएफिशिएंट्स है इनको इक्वल करूंगा। तो उसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कर लेता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इस इक्वेशन 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, एंड इक्वेशन 4 बाय 3। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6m प्लस 4n इक्वल टू 24। ये यहां से आया इस इक्वेशन से, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5। उसी के साथ इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 6m प्लस 9n इक्वल टू 39। यहां पे क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से ये आ गया। तो अभी देखो, इसको नंबरिंग देने की ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी सीधा हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इस इक्वेशन को मैं इसे सबट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये कट गया। तो 4 माइनस 9n क्या बन जाएगा, माइनस 5n इक्वल टू, अगर आप 24 माइनस 39 मतलब इसका उल्टा कर दो, 9 माइनस 4 5 और 3 माइनस 2 1, और यहां पे माइनस साइन है, इसको माइनस ऐसे लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, n इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 5, माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 5। तो n आ गया हमारा 3। n अगर 3 आ गया, हमें m का वैल्यू भी निकालना है। m का वैल्यू हम कैसे भी निकाल सकते हैं, आइदर इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 3 का यूज करता हूं। तो हमें पहले ये इरेज करना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं है, ये ग्रीन वाले मार्कर का। ठीक है, तो पुट वैल्यू, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो ये बन गया 3m प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये बन जाएगा 3m प्लस 6 इक्वल टू 12। तो फाइनली 3m इक्वल टू 6 और m मिल गया हमें 2। तो हमें बस अभी m और n के वैल्यूज मिले हैं, हमें x और y के वैल्यूज निकालने हैं। वो कैसे करेंगे देखो अभी। तो आई होप कि यहां तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, ये m का वैल्यू 1/x था वो यहां पे पुट करेंगे, और n का वैल्यू जो 1/y था वो यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं वो कर देता हूं। नाउ n इक्वल टू, n का वैल्यू क्या है 1/y इक्वल टू, n का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 1/3। तो ये हमें y का वैल्यू मिल गया। इसको मैंने बस y को ऊपर लिया और 3 को नीचे लिया, दोनों को इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मुझे y मिल गया। अभी इसी के साथ मुझे m का वैल्यू पता है। m का वैल्यू क्या है, वहां से हमने एज्यूम किया था 1/x। तो 1/x इक्वल टू, और हमें यहां पे m का वैल्यू 2 मिला, तो 1/x इक्वल टू 2/1। तो अगर मैं यहां पे x को उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।
हमें x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया था। तो यहां पे बस छोटा सा ट्रिक यही था कि 1/x को m एज्यूम करना है और 1/y को n एज्यूम करना है। और इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ ये हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो हमने पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया, पूरे हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लिए। ठीक है, चलो फिर तो ये वीडियो पढ़ाने में मैंने अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमने उसके सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे स्टेप बाय स्टेप, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, आपके जो स्कूल के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि मैं अगर ऐसे नए वीडियो लाता हूं तो आप उनसे पूरा अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, और इसी के साथ मैंने जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसके सैंपल नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, वो जाके आप डाउनलोड करो, वो फ्री है, जाओ उसका क्वालिटी देखो। और अगर आपको इस चैप्टर के भी नोट चाहिए उसी तरीके से तो मुझे आप ईमेल भेज सकते हो, मैं अपना ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे ईमेल में बस आप मुझको हाय भेज दो और मुझे नोट्स चाहिए और वो चैप्टर का नाम लिखो, मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।